गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। फिर मैं आज आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जो समस्याएं थी उसका हमने कैसे निदान किया, नहीं किस तरह से हम आगे बढ़े ताकि हमारा देश विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एकदम आगे बढ़ जाए। तो पहले एक समस्या फिर आई थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, राज्य कैसे बनेंगे। तो पहले से बातें आ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। ये पहले कांग्रेस वालों ने भी 1920 में माना था, लेकिन बाद में चलकर वो भी नेग्लेक्ट करने लगे इसको, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। परिणाम ये हुआ कि दक्षिण भारत में इसकी आवाज उठने लगी और जब 1952 में चुनाव के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो वहां के लोगों ने पूरा विरोध किया और वहां पर एक गांधीवादी नेता थे पुट्टू श्री रामुलु, वृद्ध थे, बूढ़े थे, जिन्होंने अनशन पर बैठ गए कि तमिल क्षेत्र को, आंध्र प्रदेश को तमिल भाषा के आधार पर एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखो यही आंध्र प्रदेश है, मिलना चाहिए। और वे 58 डेज अनशन पर रहे और अंतर्गत उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, पूरा राज्य जो है बौखला उठा, विद्रोह कर उठा और बाद में चलकर सरकार को जनवरी 1953 को राज्य का दर्जा उसे देना पड़ा। और फिर 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी जो ये देगा कि किन किन राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए भाषा के आधार पर, और इस आधार पर तमिलनाडु, केरल या इस राज्यों का निर्माण किया गया। आगे चलकर आप देखोगे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को दो भाग में बांटकर गुजरात और गुजराती बोलने वाले, महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले वो अलग कर दिया गया और धीरे धीरे राज्यों का पुनर्निर्माण किया गया था। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब अपना देश आजाद हुआ तो यहाँ 500 से अधिक प्रोविंशियल स्टेट्स थे जो जिसे अंग्रेजों ने कह दिया था कि आप चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं चाहे हिंदुस्तान में मिल सकते हैं। तो बहुत ने तो अपने आप मिल गए, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कहा जाता है बिनु भय होई न प्रीति, बिना भय का प्रेम नहीं होता है। हैदराबाद का निजाम, जूनागढ़ का निजाम और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। हरि सिंह क्या हो गए जब कबायली देश में पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर, तो त्राही मांग करते हुए सेंटर में आए, भाई को मिला लीजिए, हम आपके साथ हूं, हमें कुछ स्वायत्तता दीजिए और मैं भारत के साथ रहना चाहता हूं, जिसमें 370 धारा में था जो अभी अभी हटा हुआ है। तो मैंने जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। हैदराबाद निजाम जो है यहां से भागकर पाकिस्तान चले गए। जूनागढ़ निजाम यहां से हट गए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रहो कहां भारत में और गांव पाकिस्तान का, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में पूरे राज्य का पुनर्गठन किया गया, निर्माण किया गया, जो कि आज आप एक अखंड भारत के रूप में इसको देख रहे हैं। तो ऐसा हुआ। और देखिए सामने भाई योजनाओं क्यों बनाना, विकास के लिए योजनाएं बनाना, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, विकास कैसे भाई, आजादी तो मिल गई, अब देश अगर ऐसे रहेगा तो फिर कैसे होगा भाई। तो किसी भी कार्य को जैसा पढ़ाई करते हो, यदि आप प्लानिंग न बनाओ, योजना न बनाओ तो आप सफल नहीं हो सकते हो। कब सोशल साइंस पढ़ना है, कब मैथ पढ़ना है, कब साइंस पढ़ना है, कब संस्कृत पढ़नी है, अगर बनाए प्लानिंग में चलेंगे किसी क्षेत्र में, परिवार हो, समाज हो, किसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सोचा गया। तो पहला काम किया गया कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसको आज हम लोग योजना आयोग कहते हैं और इसको भी हटाकर इसका नाम क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। क्या रख दिया गया है, इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है, जिसका फॉर्मेशन 1950 में किया गया। 1950 में किया गया और किसका, प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग कमीशन की
कमीशन की स्थापना की गई, योजना आयोग की, योजना आयोग की, जिसे आज हम क्या कहते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, योजना आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये हुआ योजनाओं के माध्यम से हम देश को गति दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, 5 years प्लान, 5 years प्लान की व्यवस्था की गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया। जो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि का विकास नहीं होगा तो फिर भारत की स्थिति अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाया गया, 5 वर्षों में हम ये कार्य करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे। उसके लिए क्या किया गया भाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ डैम्स, फॉर्मेशन ऑफ डैम्स, बांधों का निर्माण किया जाए। जैसे भाखड़ा नंगल को बनाया गया, भाखड़ा नंगल डैम, मानदेव बनाया गया, हीराकुद डैम। इस तरह से डैम, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको क्या कहा गया, बहुउद्देशीय परियोजना, जो जिससे बहुत उद्देश्यों की प्राप्ति हो। और रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। क्या कहा, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से इसको माना। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को। इसको ये कहा ताकि क्या हो, अपने को एक डैम बनाया जाता है, एक डैम बनाया जाता है, उससे बहुत से विकास के कार्यों को किए जाते हैं। अब मालूम होगा नहीं, बहुत से विकास के कार्य हम लोग करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि विकास का कार्य हो रहा है नहीं, इसलिए कहा गया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और शिक्षा में विकास के लिए, चिकित्सा पर खर्च करने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई ताकि हमारा देश आगे बढ़े, विकास करे। इस तरह की बातें की गई। अगला आप देखोगे इसमें किया गया कि आगे कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा कार्य किया जाए, ये संभव हो सकता है बेटा। आगे देखोगे आप विकास योजनाएं बनाना। अब देखो कि इंडिया आफ्टर, अब देख लो एक और आ गया फॉरेन पॉलिसी। कौन आ गया, फॉरेन पॉलिसी। अब भाई अब अभी देश आजाद हुआ है, विदेशी नीति, हमारी विदेशी नीति कैसे होनी चाहिए, हमें पड़ोसियों के साथ कैसे रहनी चाहिए, नहीं हम पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। और भाई क्या बताया जाए, जब अपना देश आजाद हुआ 1945 को, स्थिति क्या हो गई, उसी समय 1947 को आजाद हुआ और 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से 39 से 1945 तक चला। और आप जानते हो पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बढ़ गया था, अलायंस पावर और एक्सिस पावर, अलायंस पावर और एक्सिस पावर। अब उसमें अलायंस पावर की जीत हुई। अलायंस पावर में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और संयुक्त अरब अमेरिका। एक्सिस पावर फोर्स से कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली, जिसमें युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद 2 सुपरमैन सामने आ गया। युद्ध में अलायंस पावर जीत हो गई, जर्मनी, इटली, जापान हार गया। अब 2 सुपर पावर आ गए, यूएसएसआर और कौन आ गया,
संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो ये यूएसएसआर है और ये यूएसएसआर है, रसिया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। एक साम्यवाद का विकास कर रहा था, एक पूंजीवाद का विकास कर रहा था। उसमें अपना देश आजाद हुआ है और उस समय दुनिया के बहुत से देश स्वतंत्र हुए। जो गुलाम थे उनको आजादी मिली। अब वो क्या चाहते थे कि भाई हम कैसा भारत में सोचा भाई कौन सी नीति अपनाएं, दो रसिया के साथ रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहे। परिणाम में हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के साथ, यूगोस्लाविया के साथ, घाना के साथ मिलकर एक नीति बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम लोग कहते हैं नन अलाइनमेंट मूवमेंट्स। मतलब या द पॉलिसी ऑफ नन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता की नीति। जैसे आपने नाम सुना है धर्मनिरपेक्षता, कि हम किसी भी सभी धर्मों से समान व्यवहार करेंगे, सारे धर्म हमारे समान रहेंगे, एक तरह से रहेंगे, न कोई बड़ा होगा न छोटा होगा। अगर कोई बुरा काम करेगा उसका क्रिटिसाइज करेंगे। उसी तरह गुट, जो दो गुट बन गए थे, एक अमेरिका और एक रसिया, दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध क्या होता है, जिसको लोग कहते हैं कोल्ड वार। समझते हो क्या होता है कोल्ड वार? इसके हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। टेंशन, द सिचुएशन ऑफ टेंशन नॉट वार। द सिचुएशन ऑफ टेंशन, तनाव की स्थिति अब युद्ध हो जाएगा, तब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? शीत युद्ध के नाम जानते हैं। हथियारों का होड़ बढ़ता जा रहा था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम दोनों में से किसी गुट में नहीं रहेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे और जो बुराई करेगा उसका विरोध करेंगे। और मेरा एक ही काम है, विश्व शांति स्थापित करना। विश्व में क्या हो? शांति हो। तो यह नीति अपनाई और मैं पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि ये चीन के साथ पंचशील का समझौता किया कि हम भाई भाई मिलकर रहेंगे। नहीं, चीनी भारतीय भाई भाई आपस में न होगी लड़ाई, लेकिन बाद में चीनी जो है छिटा घोंपना शुरू कर दिया। जो भी हो, हमारी जो नीतियां रही हैं वह शांति की रही है। भारत शांति का देश रहा है और हमेशा चाहा है कि हम आगे बढ़े। बेटे हमको लग रहा है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब देखें हम कि 60 वर्षों के बाद हमारी विदेश नीतियां रही नहीं, और हम इतना जानते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। अब देखो ये हमारा हिंदुस्तान आज 75 वर्षों में कहां तक पहुंचा? नहीं, इंडिया आफ्टर 60 और 75 ईयर्स, माने 60 ईयर्स बनाया गया 2007 में। अब तो 75 ईयर्स पूरने जा रहा है, जो कि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हम देखेंगे कि जब आजाद हुए उसमें हम कहां थे और आज हमारा देश हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, रोजगार हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक चीजों में आगे बढ़ते जा रहा है, विकास करते जा रहा है। और हमारा देश दुनिया के देशों में अपना एक परचम ला रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि हमारे देश में 60 वर्ष अंतर्गत या 75 ईयर्स में आप देखोगे कि आज तो कोरोना का टीका भी दूसरे देशों में भेज रहा है। अपने देश में बनाया सामान और हमारे दूसरे देश में जा रहे हैं, निर्यात हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। हम क्या करते थे? बाहर सामान आयात करते थे, सामान बने हुए सामानों को, और कच्चे माल निर्यात करते थे। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं है। पहले कोई भी देश आप टिका देता था, लेकिन आज अब ऐसी बातें नहीं है। अब भारत अपने में सक्षम हो गया है, आगे बढ़ते जाएगा। और आप भी अगर अपने शिक्षा में, चिकित्सा में अपने आगे बढ़ते जाओगे, अपने को मजबूत बनाओगे, तो भारत और
ग्रुप बनेगा। बेटे इसी के साथ आपका लेसन समाप्त। जय हिंद, जय